नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। जेन जी आंदोलनकारियों के आगे नेपाल में तख्ता पलट जैसी स्थिति हो गई है। नेपाल में ये बवाल कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 29 सालों से नेपाल बार बार धधका है। 1996 में राजशाही के खिलाफ विद्रोह हुआ था। 1996 में और 2002 के बीच में गृह युद्ध में 16,000 लोग मारे गए थे। तो 2006 शांति समझौते में गणतंत्र का फैसला हुआ। तो 2008 राजशाही खत्म हुई। इसके अलावा प्रचंड सरकार बनी और अब 2025 में जेन जी ने तख्ता पलट करा दिया है। नेपाल में बगावत के बाद अब आखिर आगे क्या होगा, ये सवाल है। आंदोलनकारी अब राष्ट्रपति से मिलेंगे। ये मीटिंग सेना की मौजूदगी में होगी, जिसमें नई सरकार के गठन पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद ये तय होगा कि नेपाल की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। लेकिन इस बीच पूर्व पीएम ओली की चिट्ठी आंदोलनकारियों के लिए आई है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। नेपाल में युवा क्रांति के बाद अब शांति। गिर गई सरकार, अब क्या प्लान? कौन संभालेगा नेपाल की कमान? सत्ता की जंग, कौन बनेगा अंतरिम पीएम? सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया के पहले जेन जी आंदोलन का गवाह बने नेपाल अब वापस सामान्य जीवन की पटरी पर लौटने लगा है। लेकिन ओली सरकार गिरने के बाद अब नेपाल की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अब बड़ी खबर सामने आई है। अब नेपाल में इंजीनियर कुलमान घिसिङ अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की रेस में सबसे आगे आ गए हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेन जी की तरफ से पहले नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया गया था, लेकिन फिर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद अब कुलमान घिसिङ के नाम को आगे किया गया है। इसको लेकर जेन जी गुट के नाम से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई, जिसमें लिखा है कि संविधान के अनुसार पूर्व चीफ जस्टिस और जज इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होते। साथ ही 70 साल की आयु पार कर चुके होने के कारण वो जेन जी का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकती। इसी कारण सुशीला कार्की का नाम अस्वीकृत किया गया है। प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने में रुचि नहीं दिखाई और हर्क सांपाड़ सभी का नेतृत्व नहीं कर सकते। इसलिए नेपाल को लोड शेडिंग से मुक्त कराने वाले देशभक्त और सभी के प्रिय इंजीनियर कुलमान घिसिङ को अंतरिम सरकार के नेतृत्व में भेजने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और हिंसा के शोर के बाद सरकार गठन पर जोर है। नाम बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन फाइनल अब तक कुछ नहीं है। बस कुछ है तो वो है मिस्ट्री कि कौन संभालेगा नेपाल की कमान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं भारतीयों को निकालने की कवायद भी चल पड़ी है। फैसला लिया गया है कि हर दिन 6 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। ये फ्लाइट्स एयर इंडिया, इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट्स होंगी, जिससे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। धीरे धीरे काठमांडू से यात्रियों को लाने का सिलसिला जारी है। आंदोलन की आग में जलता नेपाल अब बुरी मार झेल रहा है। एक कहावत है कि बिन पैनी के लोटा,
ठीक वैसे ही नेपाल की स्थिति हो गई। एक देश तो है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो नेपाल को संभाल सके। जेनजीज आंदोलन ने हंगामा किया, बवाल सड़कों पर थमा नहीं, तख्ता पलट हो चुका है। ना कोई मंत्री बचा, ना कोई प्रधानमंत्री। सेना ने कमान संभाल तो ली है, लेकिन अब भी वो लीडर सामने नहीं आया है जो नेपाल को संभालेगा। अब ऐसे में वहां के हालात और बिगड़ रहे हैं। इसी बीच नेपाल के पूर्व पीएम ओली ने एक भावुक पत्र लिखा और इस आंदोलन को साजिश बताया। शिवपुरी में सुरक्षा घेरे के बीच बैठे ओली ने चिट्ठी में युवाओं को अपने बेटे बेटी कहकर संबोधित किया और अपने निजी जीवन के संघर्ष को साझा किया। उन्होंने लिखा कि तानाशाही शासन के दौरान हुई यातनाओं की वजह से वो पिता नहीं बन सके, लेकिन जब उन्होंने सुना कि आंदोलन के दौरान उनके बच्चों की जान चली गई तो उनका जीवन बदल गया। मैं हमेशा शांति का पक्षधर रहा हूं, हिंसा में शामिल ना हो, इसके पीछे गहरी साजिश है। ये वही सिस्टम है जो कड़ी कुर्बानियों के बाद बना है और अब इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ओली ने अपने पत्र में कहा कि चाहे वो पद पर रहें या ना रहें, उनके लिए सबसे बड़ा मकसद इसी सिस्टम की रक्षा करना है। उन्होंने युवाओं से सतर्क रहने और व्यवस्था को बचाने की अपील की। इन सब के बीच अभी भी नेपाल में अंतरिम सरकार पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सुशीला कार्की के नाम वापस लेते ही जेनजीज ने अब अंतरिम पीएम के लिए कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया है। उधर नेपाल में जेनजीज आंदोलनकारियों में दो फाड़ की स्थिति बन गई है। आंदोलनकारियों के बीच आधी रात को जोरदार भिड़ंत हो गई। सेना मुख्यालय के बाहर 3 अलग अलग गुट आमने सामने आ गए और आपस में हाथापाई हुई। इस दौरान एक गुट के कार्यकर्ता चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आंदोलन हमने ही किया है, हमारा भी आदमी मरा है, हम इस संविधान को नहीं मानेंगे। इस भिड़ंत में बोलन सुशीला कार्की गुट, हर्क संपाड दुर्गा प्रसाई गुट और सागर ढकाल का गुट आमने सामने आ गया। तीनों पक्ष खुद को असली आंदोलनकारी साबित करने में लगे हुए हैं। नेपाल से भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेपाल के मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में एयर इंडिया, इंडिगो फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाने जा रही है। जी, क्या हालात है काठमांडू में, कैसी स्थिति में आप निकले? हालात तो हमें निकलने के लिए हमने एक दिन के लिए होटल बुक किया हुआ था, लेमन ट्री होटल। तो हालात ऐसे थे कि वहाँ से जो XPM का हब सिखाया गया ना, वो आधा पौना किलोमीटर हाइट से देख रहे थे उसको चलता हुआ। एक बार वो जलाया गया, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आया उनको ले जाने, लेकिन वो रेस्क्यू नहीं हो पाए। तो दोबारा हेलीकॉप्टर बुलाया गया। जब दोबारा हेलीकॉप्टर बुलाया गया तो भी कोई रेस्क्यू नहीं हुआ, तो उसके बाद उस पूरे घर को जला दिया गया। जब ये अचानक से सब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? अगर आप लोगों को पता चला कुछ, या आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे? हम पशुपतिनाथ मंदिर से होके आ रहे थे, तो उस टाइम शुरू हो चुका था। कुछ 4 साढ़े 4 का टाइम था जब हम वापसी आए मंदिर से, तो उस टाइम शुरू हो चुका था। हमने अपना साइड से गलियों में से अपनी गाड़ी निकाली, अपने होटल पहुंच गए। फिर 2 दिन हम होटल में ही रहे हैं, बाहर निकले ही नहीं है। हमारे तो मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे ही मतलब ये जो आग लगी है, सब जो कुछ जलाया गया। नेपाल में अंतरिम पीएम कौन बनेगा, इसको लेकर आंदोलनकारियों के बीच बातचीत जारी है। अब देखना होगा कि आंदोलन खत्म होने के बाद नेपाल की सड़कें कब आमजन के लिए खुलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।